हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं अर्क स्टोरी दैट इज़ अ मंकी एंड टू कैट्स। सो इसमें हम देखने वाले हैं प्रॉपर इसकी रीडिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग, सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है। अगर आपको वर्ड्स आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश वर्ड बोलते ही हैं, लेकिन उसको हम सेंटेंस में कैसे फ्रेम करें। और थोड़े बहुत जो ग्रामर के पार्ट हैं, कब जैसे अपीयर्ड है तो कब ये अपीयर्ड हो जाता है, कब अपीयर यूज़ करते हैं, कब वांट यूज़ करते हैं तो कब वांटेड यूज़ करते हैं। अब जैसे स्टोल यानी चुराना होता है तो स्टोलन ये क्यों हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ग्रामर की, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन यहाँ पे मैं करने वाली हूँ, आपको समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही बोरिंग नहीं रहता है ग्रामर को सीखना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं और धीरे धीरे करके आप 1 वीक के अंदर देखोगे। अगर इस तरीके की स्टोरीज़ अगर आप देखोगे, जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं इस टाइप के, सो आप देखोगे कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी इंग्लिश में कितनी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, आप कितने ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के कई सारे वीडियोज़ हैं, ज़रूर देख लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं अभी एक एक करके। अ मंकी, एक बंदर, और 2 कैट्स, और 2 बिल्लियाँ। पहली चीज़ तो ये 2 है, ठीक है, तो 2 हो गई। ऑलरेडी ही ये हो गया प्लूरल में, तो जब 2 आ गया तो कैट्स हो जाएगा, कैट नहीं। 1 है तो 1 कैट, जैसे यहाँ पे 1 है तो अ मंकी, बट 2 सो कैट्स, 2 बिल्लियाँ। वंस अ केक वॉज स्टोलन बाय 2 कैट्स फ्रॉम अ हाउस। एक बार, कितना ये छोटा सा सेंटेंस है, देखो। एक बार एक केक, केक सबको पता है। वॉज स्टोलन का यानी चुराई गई। ये क्या है आपका, ये है आपका पैसिव वॉइस, जो कि वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है वर्ब का, ठीक है। स्टिल, स्टोल, स्टोलन होता है। तो वॉज यानी चुराया गया, या चुराई गई, या चुराई, चुरा लिया। 2 कैट्स, बिल्लियों द्वारा, बाय यानी द्वारा, फ्रॉम से, एक घर। सो एक बार एक केक चुरा लिया गया 2 बिल्लियों द्वारा एक घर से, यानी एक घर से 2 बिल्लियों द्वारा एक केक चुरा लिया गया। कहने का मतलब ये है। बट दे डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर इट, लेकिन अब यहाँ पे देखो 2 कैट्स हैं ना, इसके लिए वे हैं, दे, क्योंकि ये प्लूरल में हो गया। वे डिड नॉट, नहीं चाहती थी या नहीं करना चाहती थी, टू शेयर इट। शेयर का मतलब इसे बांटना, ठीक है, बांटना, इट यानी इसे। लेकिन वे इसे बांटना नहीं चाहती थी, बट दे डिड नॉट वांट टू शेयर इट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, दे की जगह पे कोई भी सब्जेक्ट कर दें तब भी वो डिड नॉट ही रहेगा, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले। अगर मैं दे की जगह पे बोलूँ बट आई डिड नॉट वांट टू शेयर इट, मैं इसे शेयर नहीं करना चाहती, आई कर दिया तो मैं, वी कर दिया, वी डिड नॉट वांट टू शेयर इट, हम नहीं करना चाहते इसे शेयर, या फिर यू कर दिया, दे कर दिया, आई कर दिया, ही, शी, इट, यहाँ पे कोई भी वर्ड, कोई भी सब्जेक्ट लगा के किसी का नाम भी, मैं कैट्स भी रख सकती हूँ यहाँ पे। कैट्स डिड नॉट वांट टू शेयर इट, कैट्स वो नहीं करना चाहती थी, शेयर करना नहीं चाहती थी। ये डिड नॉट क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का, सॉरी पास्ट इन्फिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसे बोलते हैं सिंपल, अगर मैंने बोला कि वे बांटना चाहती थी, सो दे वॉन्टेड टू शेयर इट, वे बांटना चाहती थी इसे। दे वॉन्टेड, तो क्या हो गया, वॉन्ट का वॉन्टेड हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने बोला नहीं चाहती थी, तो डिड नॉट आ जाएगा नहीं के लिए, और वॉन्टेड का वॉन्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, वो सेकेंड फॉर्म में नहीं जाएगा। फिर सेकेंड फॉर्म में कब होता है, जब कोई नॉट, क्यों, क्या, कैसे कुछ नहीं होता है, तब हम सब्जेक्ट के बाद सिर्फ क्या लगाते हैं, इस तरीके का वर्ब लगाते हैं, यानी सेकेंड फॉर्म में वर्ब लगाते हैं। बट जैसे ही डिड नॉट आ गया या डिड का जैसे यूज़ आता है, वैसे ही हम देखते क्या है कि ये जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट इन्फिनिट टेंस, उसमें सेकेंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि डिड आ जाता है। ये रूल होता है।
Each of the cats claimed that it was his earning and that he was not prepared to give a share to the other. Each of the cats, each of यानी प्रत्येक cats, दोनों ही, each of यानी प्रत्येक, दोनों ही या हर, प्रत्येक या हर, क्योंकि दो हैं तो दोनों की बात की जा रही है। ईच ऑफ द कैट्स, दोनों ही बिल्लियाँ, क्लेम्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दावा किया। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, ईडी आ गया क्योंकि ये देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म में आ गया ना, तो दावा किया, पास्ट में जा रहा है, दावा किया कि इट वॉज, यह था उसका या उसकी अर्निंग, उसकी कमाई है, उसकी कमाई, और that he was and that he was not prepared and that he was, और इसलिए वह तैयार नहीं था टू गिव, देने के लिए, हिस्सा, अ शेयर यानी हिस्सा, टू दी अदर, दूसरे को, दूसरे को, इस साइड है, हिंदी पे मत ध्यान देना, बस समझने के लिए है ये, इंग्लिश ही ध्यान देना। यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि थोड़ा सा सेटअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे लिखने को यहाँ पे प्रॉपर हो नहीं रहा है, बट आप इतना तो मैं लिख रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है। हिंदी सिर्फ लिख रही हूँ आपके समझने के लिए, समझना आपको इंग्लिश के वर्ड्स ही हैं, समझना आपको इसी के तरीके से है, बस ये हिंदी में उसको क्या बोलते हैं ताकि आपको उसका मतलब पता चल जाए बस। उसके बाद तो आपको ये सारी चीज़ें इंग्लिश के वर्ड आपको हिंदी में यूज़ करने हैं, जैसे कि ईच ऑफ द कैट्स, मैंने यानी कि प्रत्येक कैट्स यानी जो भी बिल्लियाँ थी दोनों ने ही क्लेम किया, दावा किया कि इट वॉज हीज अर्निंग, ये उसकी अर्निंग है। अब कमाई होता है अर्निंग का मतलब, लेकिन आपको अर्निंग ही बोलना है, ये उसकी अर्निंग है यानी ये उसकी कमाई है, एंड दैट, इसलिए, और इसलिए ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, वो तैयार नहीं है, टू गिव अ शेयर, हिस्सा देने के लिए, टू दी अदर, दूसरे को हिस्सा देने के, यानी दोनों ही ये दावा कर रही थी कि ये उसकी कमाई है और दोनों ही तैयार नहीं थी दूसरे को हिस्सा देने के लिए। एंड ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, वह तैयार नहीं थी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं तैयार नहीं थी। ठीक है, सो इस तरीके से हो सकता है यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर करके। When their quarrel reached the climax, जब उनका, क्योंकि दो लोग हैं इसलिए देयर यूज हुआ है, झगड़ा, क्वेरल यानी झगड़ा, पहुंच गया, रीच यानी पहुंचना, ईडी आ गया सेकंड फॉर्म में तो पहुंच गया क्योंकि ये पास्ट सिंपल है, पहुंच गया, द क्लाइमैक्स यानी एकदम चरम पे, एकदम उच्च पे, यानी कि बहुत ज़्यादा, अ मंकी, एक बंदर, इन सब का मैं नहीं लिखूंगी तो चलेगा ना, मंकी कैट अभी हमको पता चल गया कि क्या होता है। अपीयर्ड ऑन द सीन यानी सीन में आया, अब किसकी एंट्री हो रही है, एक बंदर की, तो कैसे हम बोलते हैं, अ मंकी अपीयर्ड ऑन द सीन, सीन में अभी कौन आया, बंदर, लेकिन अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या हो जाएगा, अपीयर्ड यानी होना या आया। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना मौके पर आ गया, अपीयर्ड ऑन द सीन यानी मौके पर आ गया, पूरा समझ लो ऐसे हिंदी में, मौके पर आ गया। अपीयर का मतलब होता है आना या, When their quarrel reached the climax, a monkey appeared on the scene. जैसे उनका झगड़ा क्लाइमेक्स पे पहुंच गया, चरम पे पहुंच गया, एक बंदर सीन में आया, यानी एक बंदर मौके पर आ गया या मौके पर आया। He offered himself to solve the dispute. कितना छोटा सा सेंटेंस है, कितना सही है। He offered, उसने ऑफर किया या ऑफर दिया। अब इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, पेशकश, पेशकश किया या पेशकश दी खुद को, टू सॉल्व करने के लिए यानी सुलझाने के लिए या हल करने के लिए। मैं यहाँ पे जो छोटा रहता है मुझे वही लिखने में मुझे सही रहता है, तो मैं वही बताती हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्यूट यानी विवाद या झगड़ा, दोनों ही समझ लीजिए। ही ऑफर्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ऑफर किया, यानी खुद झगड़ा सॉल्व करने के लिए, झगड़ा डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए उसने अपनी पेशकश दी, अपने आप को पेशकश किया कि मैं क्या इस झगड़े को सॉल्व करूँ, बोलते ना। तो इसलिए इस सेंटेंस को क्या बोला गया कि मान लो अगर कोई इस झगड़े को सॉल्व करवाना चाहता है तो उसको क्या बोला गया,
ही ऑफर्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ऑफर किया, टू सॉल्व करने के लिए, झगड़ा को हल कराने के लिए, सुलझाने के लिए, द डिस्प्यूट, झगड़े को सॉल्व करने के लिए उसने खुद को ऑफर किया या खुद को यहाँ पे पेश किया। ही हर्ड द केस एंड अपाइंड दैट एज दे वर गुड फ्रेंड्स। ही हर्ड, हियर का मतलब होता है सुनना, लेकिन जैसे हमने डी लगा दिया वो हो गया पास्ट सिंपल में, ठीक है, यानी सुना, उसने सुना, पास्ट में चला गया। और ही का मतलब होता है वह, उसने, मेल के लिए यूज़ होता है, उसने सुना। द केस, केस का मतलब तो केस ही होता है, हमें पता है। एंड अपॉइंट यानी विचार किया, बोलते ना कि ओपिनियन देना, उसने अपना, आपका ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, आपका मत क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये पास्ट में चला गया। ओके, तो अपॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, विचार किया या मत दिया, अपना मत दिया, कि एज दे वर गुड फ्रेंड्स, जैसा कि वे थे अच्छे मित्र, दोस्त। उसने केस को सुना और उसने अपना मत दिया कि जैसा कि वे अच्छे फ्रेंड्स थे, अच्छे दोस्त थे, दे शुड शेयर द केक इक्वली, दे शुड, उन्हें चाहिए, या वे, दे का मतलब होता है उन्हें, वे लोग, या वे, ठीक है, उन्हें चाहिए शेयर करना, यानी शेयर करना, बोलते ना कि आपस में शेयर कर लो, शेयर करना द केक इक्वली। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब हमें पता चल गया है कि इसका मतलब क्या होता है, तो बार बार अगर मैं इसके लिए हिस्सा लिखूं तो वो सही नहीं है। आप उस चीज़ को इंग्लिश में ही समझिए। एक बार तो मैंने बता दिया, कई बार बता दिया, अब मैं अगर नहीं लिखूंगी तो आपको उसको इंग्लिश में ही यूज़ करना है। मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि अभी आपको इंग्लिश में यूज़ करने आना चाहिए। जैसे हम केक को इंग्लिश में बोलते हैं ना, केक को तो हम कुछ और भी नहीं बोलते, इंग्लिश में केक ही बोलते हैं। इस तरह से बाकी की चीज़ें धीरे धीरे करके समझ लिया कि उसका मतलब क्या होता है, तो अभी अपने लैंग्वेज में उसको लाना है। दे शुड शेयर, उनको चाहिए शेयर करना, केक इक्वली, बराबर। इक्वली का मतलब मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि बराबर, इक्वल यानी इक्वली यानी बराबर रूप से, उनको केक को शेयर करना चाहिए इक्वली, बराबर बराबर उनको शेयर कर लेना चाहिए, यानी बांट लेना चाहिए, ठीक है, बांट लेना चाहिए, शुड यानी चाहिए। ये एडवाइस है, जब हम एडवाइस देते हैं तो शुड यूज़ करते हैं। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का आज्ञा मानना चाहिए। यू शुड टाई योर शूज़ प्रॉपरली, तुम्हें अपने, जैसे हम कुछ भी जब एडवाइस देते हैं। एंड ही ऑफर्ड हिमसेल्फ टू डिवाइड द केक इंटू 2 इक्वल पार्ट्स फॉर देम। वापस से यही सेंटेंस आया, ठीक है, ऑफर्ड हिमसेल्फ एंड ऑफर्ड हिमसेल्फ, वही सेम चीज़, ठीक है। और उसने अपने आप को प्रस्तुत किया, खुद को ऑफर किया या प्रस्तुत किया या पेशकश की, अपनी प्रस्तुत किया। ही का उसने हो गया, एंड का और। टू डिवाइड, डिवाइड यानी बांटने का, ठीक है, टू डिवाइड का मतलब होता है बांटने का। द केक इनटू, केक का केक ही मैं लिख देती हूँ, इनटू, टू का टू हो गया, इक्वल यानी बराबर, पार्ट्स यानी भाग में, उनके लिए, फॉर यानी के लिए होता है, देम यानी उनके, तो उनके लिए एक साथ में। एंड ही ऑफर्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को प्रस्तुत किया केक को बांटने के लिए 2 इक्वल पार्ट्स में, उनके लिए, यानी उनके लिए, दोनों के लिए, 2 कैट्स की बात हो रही है ना, इसलिए देम यूज़ हुआ है। उनके लिए केक को 2 पार्ट्स में बराबर बराबर बांटने के लिए उसने आपको प्रस्तुत किया, उसने अपने आप को यानी खुद को ही प्रस्तुत किया। ओके, somehow the cats agreed to his suggestion। somehow, somehow का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी तरह, लिख देती हूँ मैं इसको, अक्सर हम यूज़ करते हैं इस तरीके के वर्ड्स। किसी तरह कैट्स एग्री हो गए, यानी सहमत हो गई, सहमत हो गए दोनों, उसके सजेशन यानी सुझाव के लिए। किसी तरह कैट्स यानी दोनों कैट्स एग्री हो गए सुझाव के लिए, उसके सजेशन के लिए, जो उसने सुझाव, सजेशन यानी सुझाव, एडवाइस, सलाह, उसके सलाह के लिए दोनों एग्री हो गए। देन द मंकी टुक एंड डिवाइडेड द केक इनटू 2 पार्ट्स। तब या फिर, तब लिखती हूँ मैं, तब मंकी ने
टुक एंड डिवाइड, टुक यानी लिया और डिवाइड किया, बांट दिया। डिवाइड होता है बट यहाँ पे डिवाइडेड है तो बांट दिया। डिवाइड का मतलब बांटना, डिवाइडेड यानी बांट दिया। केक, केक को इनटू में, दो पार्ट में या दो भाग में। हिंदी पे ध्यान नहीं देना है आपको, मुझे पता है मुझे यहाँ पे लिखते नहीं जो हमारा अच्छे से, तो आप सोच सकते हो कि ये क्या लिख रही है मिस, बट थोड़ा सा मैनेज कीजिए। दिख रहा है ना, ये बंदर है, बंदर। तब मंकी ने लिया, क्या लिया, केक, ठीक है, केक लिया और बांट दिया इनटू टू पार्ट्स, इक्वली टू पार्ट्स में बांट दिया। ही वेट, इसको बोलते हैं वेट। वेट का मतलब होता है वजन करना, वेट का मतलब वजन किया। ईच ऑफ द, वेट उसने वजन किया या तौला, तौला लिखती हूँ मैं, वेट ईच ऑफ द पार्ट्स, हर एक, दो था तो प्रत्येक पार्ट को या हर एक पार्ट को, हर एक भाग को। ऑफ का मतलब काके की को में यूज़ होता है। सेपरेटली यानी अलग अलग। एंड फाउंड, और पाया, दैट कि वन वॉज हैवियर दैन द अदर, एक था हैवियर यानी भारी, दैन द अदर यानी दूसरे से, दूसरे से। ही वेड ईच ऑफ द पार्ट्स सेपरेटली। अब यहाँ से यहाँ तक का एक सेंटेंस देखो, ही वेड ईच ऑफ द पार्ट सेपरेटली, उसने हर एक पार्ट को यानी प्रत्येक पार्ट को, दो पार्ट है तो ईच ऑफ द पार्ट्स, दो पार्ट्स आए इसलिए ईच यूज हुआ है। ही वेड ईच ऑफ द पार्ट सेपरेटली, अलग अलग उसने उसे तौला और पाया कि एक भारी था दैन दी अदर, दूसरे से। हैवियर हम कब यूज़ करते हैं, जैसे ये होता है आपका डिग्री, ठीक है, तो वो होता है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ये अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हैवियर यानी भारी, दैन दी अदर दूसरे से, दूसरे के कंपैरिजन में दैन यूज़ हुआ है ना, तो दैन यूज़ होता है जब हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि एक से दूसरा भारी हुआ, ठीक है। सो ही गेव अ गुड बाइट टू द हैवियर पीस टू मेक इट ऑफ लेसर वेट एंड वेट इट अगेन। इसलिए, सो का मतलब इसलिए, तो इस हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। उसने गेव अ गुड बाइट, गुड बाइट, गुड बाइट यानी अच्छे से काटा। बाइट का मतलब अच्छी सी बाइट ली, बोलते ना एक बाइट लो, एक बाइट लो आप, तो बाइट का मतलब क्या है, उसने लिया गुड बाइट यानी अच्छा खासा उसने उसमें से एक बाइट खा लिया। गेव अ गुड बाइट, एक अच्छा बाइट उसने ले लिया। गेव का मतलब यहाँ पे गेव अ गुड बाइट यानी अच्छी बाइट उसने खा ली। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब होगा उसने खा लिया, इसका मतलब यही होगा। ही गेव अ गुड बाइट, उसने खा लिया। बाइट का मतलब होता है खाना, गुड का मतलब अच्छा खासा, एक अच्छा अमाउंट में उसने लिया उसको। गेव अ गुड बाइट, उसमें से थोड़ा सा खा लिया, इसको ही बोला है गेव अ गुड बाइट। एक फ्रेज़ है ये, ठीक है। टू द हैवियर पीस, हैवी पीस को, जो हैवी पीस था, भारी पीस था, भारी पीस में से, भारी टुकड़े में से, टू मेक बनाने के लिए, इसे कम, लेसर यानी लेस का मतलब होता है कम, कम वेट का, एंड वेट इट अगेन, और वापस से इसे तौला। क्या किया इसने, सो ही गेव अ गुड बाइट, उसने एक बाइट खा लिया। गेव अ गुड बाइट यानी कि बाइट, एक बाइट खा लिया, ठीक है, इसका मतलब यही होगा। टू द हैवियर पीस, किसमें से, जो हैवी पीस था थोड़ा सा उसने बराबर बराबर बांटा था, फिर जो हैवी पीस था, भारी पीस था, उसमें से उसने एक बाइट खा लिया। उसे हल्का बनाने के लिए, वजन में हल्का बनाने के लिए, मेक इट का मतलब उसे हल्का बनाने के लिए उसने एक बाइट खा लिया अच्छा खासा। एंड वेट इट अगेन, और वापस से उसे तौला। नाउ ही फाउंड द अदर पार्ट हैवियर, अब अब उसने पाया कि दूसरा वाला पार्ट,
दूसरा भाग भारी है। अब उसने देखा या अब उसने पाया कि दूसरा पार्ट भारी है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं अभी। So again he gave a good bite to the heavier piece and put it on the scale। और फिर से, इसलिए so का मतलब इसीलिए, again और put it रखा इसे on the scale तराजू में। क्या किया इसने? सो अगेन वापस से ही गेव अ गुड बाइट, अच्छा खासा उसने एक बाइट और खा लिया, टू द हैवियर पीस, भारी पीस में से, एंड पुट रखा, इट इसे, वन एक तराजू में, एक तराजू में इसे रखा। नाउ इट अपीयर टू बी ऑफ लेसर वेट। नाउ इट अपीयर, अब जिसका उसने खा लिया वही वो वाला पार्ट। नाउ इट अपीयर्ड, यह लग रहा था या लगा, टू बी यानी होना, ऑफ लेसर वेट कम वजन का, या ऑफ का मतलब यहाँ पे का। तो अभी जो इसमें से उसने खा लिया, अब वो वाला उसे कम वजन का लगने लगा, अपीयर्ड। नाउ इट अपीयर टू बी ऑफ लेसर वेट, अब ये कम वजन का लगने लगा। अगेन वापस से ही गेव अ गुड बाइट टू द प्रेजेंटली हैवियर पीस टू मेक इट इक्वल इन वेट टू द अदर। वापस से, अगेन का मतलब मैंने यहाँ पे बताया था, वापस से ही गेव अ गुड बाइट, वापस से कि उसने एक बाइट फिर से खा लिया, टू द प्रेजेंटली यानी अभी तो उसने एक कम था, तो अभी प्रेजेंट टाइम में, यानी प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, प्रेजेंट का मतलब अभी के टाइम में, जो हैवी था, भारी पीस, भारी टुकड़ा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वर्तमान समय में, लेकिन इसका मतलब वर्तमान का मतलब ये समझना भारी हो जाएगा, आप ऐसे ही समझिए इंग्लिश में कि अभी अभी उसने एक खाया था वो कम हो गया, लेकिन उससे जो भारी लग रहा था उसकी बात कर रहे हैं कि एक तो कम हो गया, एक भारी हो गया, तो जो भारी हो गया उसकी बात कर रहे हैं। प्रेजेंटली जो हैवी पीस था, टू मेक इट इक्वल, उसे बनाने के लिए, टू मेक यानी बनाने के लिए, हम देख रहे हैं सेम वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं, फिर भी मैं लिख दे रही हूँ, इसे बराबर, इन वेट यानी इन वेट वजन में, इनका मतलब हो गया में, वेट का मतलब वजन, बराबर वजन में लाने के लिए, टू दी अदर दूसरे के, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो पीस था वो हैवी था, ठीक है, और उसको क्या करना चाहता था कि जो दूसरा था उसके बराबर के वजन का वो बनाने के लिए एक बाइट और खा गया। बट नन ऑफ द टू पीसेस अपीयर टू बी परफेक्टली इक्वल इन वेट, बट नन, लेकिन अभी भी, लेकिन नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ऑफ द टू, दोनों टुकड़ों में से, पीसेस टुकड़ों में से, अपीयर टू बी का मतलब लगना, ठीक है, या लगा, परफेक्टली का मतलब बराबर या पूर्ण रूप से, इक्वल का मतलब यहाँ पे कौन सा बराबर, अब देखिए ये परफेक्टली होता है जो हम बोलते हैं ना बरोबर, वो परफेक्ट यानी अच्छे से, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ, ये और ये में आप कंफ्यूज हो जाओगे, परफेक्टली मतलब अच्छे से, इक्वल यानी बराबर, ये बराबर अलग है, ये बराबर का मतलब इक्वल होता है, ये परफेक्टली मतलब अच्छे से, इन वेट वजन में। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन कोई भी नहीं, तो दो पीस में से, जो दो टुकड़े थे, दोनों पीस में से कोई भी नहीं अपीयर टू बी का मतलब नहीं लगा परफेक्टली इक्वल इन वेट वजन में, प्रॉपर, परफेक्टली का मतलब प्रॉपर इक्वल दोनों में ही नहीं लग रहा था, दोनों टुकड़े में से प्रॉपर इक्वल, परफेक्टली का मतलब प्रॉपर, ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो प्रॉपर
इक्वल यानी बराबर नहीं लग रहा था वजन में। दोनों ही टुकड़ों में से कोई भी प्रॉपर इक्वल नहीं लग रहा था किसमें, वजन में। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, बट कोई भी नहीं उन दोनों पीसेस में से, दोनों टुकड़ों में से कोई भी नहीं अपीयर टू बी यानी लग रहा था या नहीं लगा, परफेक्टली यानी प्रॉपर, इक्वल इन वेट। मुझे परफेक्टली का मतलब पूर्ण रूप से, और इंग्लिश में बोलूँ तो प्रॉपर, ठीक है, नहीं लग रहा था। नाउ द केक वॉज ऑलमोस्ट ईटन अप बाय द क्लेवर मंकी दिस वे। नाउ अब केक वॉज था, ऑलमोस्ट लगभग, खा चुका, बाय यानी द्वारा, क्लेवर यानी चालाक मंकी, चालाक मंकी दिस वे इस तरीके से, इस तरह, सॉरी लिखने में गड़बड़ हो रहा है, इस तरह से। सो नाउ द केक वॉज ऑलमोस्ट ईटन अप। अब केक लगभग खाया जा चुका था या खा चुका था चालाक मंकी इस तरीके से, यानी इस तरह से, दिस वे, इस तरह से क्लेवर मंकी लगभग पूरा केक खा चुका था या लगभग पूरा केक उसके द्वारा खाया जा चुका था, क्योंकि बाय यूज हुआ है, यानी कौन खा रहा है, क्लेवर मंकी। सो द कैट्स वॉन्टेड द रिमेनिंग पार्ट्स बैक फ्रॉम द मंकी। इसीलिए बार बार मैंने बताया सो का मतलब इसीलिए, कैट्स चाहती थी, कैट्स जो थी दोनों वो चाहती थी या चाहते थे, दोनों तो मेल थे ना, तो चाहते थे द रिमेनिंग यानी बचा हुआ, बचा हुआ पार्ट, भाग, बैक यानी वापस, फ्रॉम यानी से, मंकी यानी बंदर। सो कैट्स चाहते थे या चाहती थी, रिमेनिंग यानी बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ भाग, वापस मंकी से, तो बंदर से वो बचा हुआ भाग वापस चाहती थी। एट दिस इस पर यानी इस बात पर या इस पर, द मंकी सेड मंकी ने कहा, दैट कि उन्हें, कैन नॉट गेट या वे, उन्हें या वे, देखो दे कैन नॉट गेट उन्हें नहीं मिल सकता वापस, या वे नहीं पा सकती वापस, हिंदी में हम किसी तरीके से भी बोल सकते हैं। दे कैन नॉट गेट, वे नहीं पा सकती, वे नहीं, गेट का मतलब होता है पाना, नहीं सकती उन्हें, यानी वो जो दोनों पीस केक के हैं वो। तो उसने क्या बोला, मंकी ने कहा कि उन्हें नहीं मिल सकता वापस या वे नहीं पा सकती इसे वापस, क्योंकि हम हिंदी में किसी तरीके से भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे, दे कैन नॉट गेट देम बैक, उनको वो वापस नहीं मिल सकता। ही क्लेम्स, उसने क्लेम किया, बोलते ना उसने क्लेम किया यानी दावा किया, उनको, एज रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मीन्स पारिश्रमिक, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मेरा पारिश्रमिक हुआ, ये मेरा क्या बोलते हैं उसको, कि ये मेरा जो मैंने काम किया उसका पारिश्रमिक है, रेम्यूनरेशन है, ठीक है। क्योंकि उसने क्लेम किया कि देम, क्लेम्स देम, उनको क्लेम किया कि एज अ रेम्यूनरेशन फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए, सेवा के लिए, उनके लिए, उनको या उनके लिए। तो देखो उसने क्या किया, उसने क्लेम किया कि ये उसका जो केक बचा हुआ है ना ये पारिश्रमिक है, क्योंकि वो उसको दोनों बचा हुआ रिमेनिंग केक वो मांग रही थी, तो उस पर उसने क्या कहा कि उसको अब वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि ये तो अब उसका रेम्यूनरेशन हुआ, पारिश्रमिक रूप हुआ, जो उसने सेवा की है उन लोगों के लिए, ये सेवा है, सेवा की है उसके लिए उसको ये केक जाएगा। सो सेइंग, ऐसा कहते हुए, सो यानी ऐसा, सेइंग यानी कहते हुए, द मंकी स्वैलोड, मंकी निगल गया या गटक गया, खा गया, निगल गया यानी फटाक से खा गया, जैसे कैसे हम जल्दी जल्दी में खाते हैं तो स्वैलो करते हैं ना, निगल जाते हैं, तो स्वैलो निगल गया। ट्यूनिंग टू स्मॉल, ट्यूनिंग यानी जो बचे हुए थे, जो जिसको वो ट्यून कर रहा था, कभी ज़्यादा कर रहा था कभी कम कर रहा था, नहीं उनकी ट्यूनिंग कर रहा था ना, तो उसको बोलेंगे ट्यूनिंग टू, यानी छोटे, दो छोटे टुकड़े ऑफ द केक, केक के, और कूद गया या फिर कूदा, हाय
ऊंचा, टू ऑफ अ ट्री, एक पेड़ पर। बियॉन्ड, पहुंच से, बियॉन्ड का मतलब होता है ना पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर। बियॉन्ड, रीच का मतलब होता है पहुंचना, और पहुंच से बाहर, ठीक है, मैं एक साथ में बता रही हूँ। बियॉन्ड द रीच यानी पहुंच से बाहर, रीच का मतलब पहुंच हो गया, बियॉन्ड यानी उसके परे, उससे बाहर, ऑफ द कैट्स, कैट्स के। ऐसा कहते हुए मंकी ने दोनों ट्यूनिंग की है, जो ट्यून कर रहा था, कभी छोटा कभी बड़ा, उसको बोला गया है ट्यूनिंग करना, यानी उसके बराबर में लाना। तो ये छोटे जो एक समान समझ सकते हैं यहाँ पे, बराबर, बराबर कर रहा जो था वो केक को, वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस जो बचे हुए थे, वैसे तो खाते गया तो दो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस बचे हुए थे जो एक बराबर जैसे दिख रहे थे, उन केक को उसने खाया, स्वेलो किया और कूदा, हाई टू ऑफ अ ट्री, एक ऊंचे पेड़ पे जंप कर, यानी कूद गया उस पेड़ पे, ठीक है, यानी जंप कर यानी उस पर चढ़ गया। बियॉन्ड द रीच ऑफ द कैट्स, कैट्स की रीच के बियॉन्ड, यानी कैट के रीच के बियॉन्ड, यानी उसके पहुंच के बाहर कि अब वो लोग उसको पा भी नहीं सकती, ऐसा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, ध्यान से मैं बता देती हूँ आपको। जैसे स्वैलोड है, स्वैलो का मतलब होता है निगलना, स्वैलो का मतलब होता है निगलना, बट ईडी यूज़ हुआ तो स्वैलोड यानी कि निगल गया। तो ये क्या है आपका पास्ट इंडिफरेंट टेंस, यानी गया, गई, गए, आया, आई, आए, था, इस तरीके से जब आता है तो वो पास्ट इंडिफरेंट टेंस होता है हमारा। ओके, और यहाँ पे हर जगह पे हमने देखा कि ये जैसे अपीयर्ड यूज़ हुआ, ठीक है, अपीयर होता है यानी होना या लगना, तो बट अपीयर्ड यानी लगा या हुआ, तो यानी ये क्या होता है आपका पास्ट इंडिफरेंट टेंस। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पास्ट इंडिफरेंट टेंस में ही यूज़ हुई हैं, और जितने भी टफ वर्ड्स थे मैंने यहाँ पे उसका लिखा है मीनिंग, आप देख लीजिए। मैंने ट्राई किया है लिख लिख के बताने का, बट थोड़ा सा हैंड राइटिंग में गड़बड़ी है क्योंकि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। ओके, तो वैसे तो मैं पहले आपको लिख के ही बता दी थी तो हैंड राइटिंग अच्छी आती थी, क्योंकि आराम से बैठ के लिखती थी, और इसमें थोड़ा सेटअप में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से ये मुझे लग रहा है शेक होने लगता है फ़ोन ऐसे पकड़ के, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो लिखने में आप समझ सकते हो कि किस तरीके से मैं लिखा तो मैंने बराबर ही है, बट थोड़ा सा वो हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। बट समझ लेना आप कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इंग्लिश में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट है कॉमेंट में पूछिए, 2 ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ ज़रूर शेयर कीजिए आप। ओके।